कहानी की शुरुआत होती है और आप अपने मेन कैरेक्टर पेक वान को देखते हैं, जो कि अपने वर्क के लिए लेट हो चुका होता है। इसी वजह से वो किसी तरह भाग के मेट्रो लाइन को पकड़ लेता है और किसी तरह वो अपने ऑफिस के यहाँ पे आ जाता है और काम करने लग जाता है। पर बीच बीच में ये गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक से इसके बॉस इसके पीछे आ जाते हैं, जो कि इसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। पर वक्त पे पेक वान यहाँ पे अपने स्क्रीन को चेंज कर देता है और वो गेम की जगह यहाँ पे वर्क स्क्रीन लगा देता है, जो देख के इसके बॉस यहाँ पे चले जाते हैं। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं पेक वान की अब छुट्टी का टाइम हो चुका होता है और ये यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। ये फ्लैश की तरह इलेक्ट्रिक लाइट दौड़ाने लग जाता है अपनी बॉडी में और यहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी इसके बॉस यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि तुम्हारा काफी ज्यादा काम पड़ा हुआ है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। क्वान इसे कहता है कि आपने तो कहा था कि हमें डेडलाइन तक अपने काम को सबमिट करना है, तो आखिरकार मैं यहाँ पे ओवर टाइम क्यों करूँ। इसके बॉस इसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर दूंगा, तो ये कहता है कि मैं आपको कोर्ट में स्यू कर दूंगा। क्वान फिर यहाँ से घर जाने लग जाता है और सभी लोग यहाँ पे उसकी काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो काफी बहादुर होता है। पर हम देखते हैं ये क्वान का सिर्फ एक सपना होता है। वो अपने बॉस के सामने कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको पैसा प्यारा होता है। क्वान फिर अपने डेस्क में बैठ जाता है ताकि वो यहाँ पे काम कर सके। ये इस चीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, क्योंकि ये 24 घंटे यही कर रहा होता है। क्वान को अपनी ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, पर क्वान कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं क्वान को काम करते करते यहाँ पे काफी देर हो जाती है। तभी क्वान के दोस्त का उसके फोन पे मैसेज आ जाता है और जिसे वो पढ़ने लग जाता है और उसके साथ बातें करने लग जाता है। पर गलती से इसका जो फोन है वो डस्टबिन में गिर जाता है और क्वान अपने फोन को उठाने लग जाता है। पर इससे पहले वो अपने फोन को उठाता है, यहाँ पे उस डस्टबिन से अजीब सी चीजें निकलने लग जाती है, जिन्हें देख के क्वान काफी हैरान होता है। उतने में ही इसके सामने एक पोर्टल अपीयर हो जाता है और वो पोर्टल इसे अपने अंदर खींच लेता है। अगले पल जब क्वान की आंखें खुलती है तो वो एक डॉम के अंदर होता है और उसका दोस्त मा यांग उसे उठा रहा होता है। वो इसे बताता है कि उसे जल्दी करना चाहिए, वरना यहाँ पे उसकी अटेंडेंस मिस हो जाएगी, जिसके बाद टीचर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। यहाँ पे ये काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि ये अपने फ्रेशमैन ईयर्स में पहुंच चुका होता है। ये साल होता है 2009। इसका मतलब पेक वान सीधा 10 साल पीछे आ चुका है। ये इन सारी चीजों को समझ ही रहा होता है, तभी इसका सिस्टम इसके सामने अपीयर हो जाता है और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल लिखी होती है कि ये कितना कमाता है, इसकी एज कितनी है और ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस सिस्टम का नाम होता है फॉर्चून कन्वर्जन सिस्टम और इसके अंदर के बंदे का नाम होता है रिचेस्ट। क्वान रिचेस्ट से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। ये इसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ ताकि तुम इस जिंदगी में यहाँ पे रिच बन सको। रिचेस्ट इसे बताता है इस सिस्टम का नाम है फॉर्चून कन्वर्जन सिस्टम, जो कि इसे फंड देने वाला है, जिसकी मदद से ये पैसे वाला बन सकता है। जो सुन के ये काफी ज्यादा खुश होता है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। दरअसल इस सिस्टम का एक रूल होता है, ये बेशक पैसे कहीं पे भी इन्वेस्ट करे, वहाँ पे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, दोनों से ये पैसे कमाने वाला है। इसका मतलब चाहे ये जो भी करे ये रिच बन के ही रहेगा। ये फिर इसे बताता है कि सिस्टम के दिए हुए फंड से ये अपनी कंपनी खोल सकता है, जिससे ये प्रॉफिट कमा सकता है, पर इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसे सिस्टम को भी देना पड़ेगा, जिसकी बाद की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे अपने लिए यूज कर सकता है। पर क्वान देखता है कि अगर ये प्रॉफिट कमाता है तो सिर्फ इसे 1% मिलेगा। वहीं पे अगर ये जितने भी पैसे उन्हें हार जाता है, यानी कि 50,000 को ये हार जाता है, तो इसे वो सारे 50,000 रुपए वापिस मिल जाएंगे, एक लॉस प्रॉफिट की तरह। ये सोचता है कि आखिरकार इस सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है। पर तभी इसे एक आइडिया आता है कि अगर ये सारे पैसे हार गया तो ये सारे पैसे इसकी पर्सनल एसेट की तरह बन जाएंगे, जिसे ये खुद के लिए यूज कर सकता है। क्वान फिर इसकी सारी शर्तों के लिए मान जाता है। रिचेस फिर इसे अगला स्टेप बताता है, जो कि एक वार्निंग की तरह होता है कि ये जानबूझ के कहीं भी पैसे नहीं लगा सकता, न ही ये जानबूझ के कहीं भी पैसा उड़ा सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो उसके साथ जो भी होगा उसका सिर्फ भगवान ही मालिक है, रिचेस कुछ नहीं कर सकता। ये फिर इसे अपने कंपनी की कैटेगरी चुनने के लिए कहता है और उसी के साथ उसका नाम भी। पर क्वान कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए इन सभी को फिगर आउट करने के लिए, तो ये कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी समय बाद आता हूँ। क्वान फिर यहाँ पे रिसर्च करने लग जाता है कि आखिरकार उसे ऐसी कौन सी कैटेगरी चुननी चाहिए जहाँ पे सिर्फ इसे लॉस ही होगा, और ये डिसाइड करते ही ये सारे पैसे गेम में लगा देगा, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में सक्सेस पाना काफी मुश्किल होता है और ये जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगा। ये इसी के साथ एक ऐसा भी गेम बनाएगा जो कि बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं होगा और ये अपने सारे पैसे हार जाएगा। रिचेस फिर यहाँ पे आ जाता है और इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी कैटेगरी क्या है। ये इसे बताते हैं इसकी गेमिंग कैटेगरी है। रिचेस फिर इसके कंपनी का इससे नाम पूछता है। क्वान यहाँ पे तंगड़ा टेक्नोलॉजी बोलता है, पर वो कहता है कि नहीं, मुझे ये नाम नहीं रखना। पर रिचेस इसकी कंपनी का यही नाम रख देता है और बताता है कि अपने कंपनी का नाम आप चेंज नहीं कर सकता। पर जाने से पहले ये दोबारा से वार्न करके जाता है ये कहीं पे भी अपने फालतू पैसे ना उड़ाए, क्योंकि ये इसके लिए काफी बुरा हो सकता है। क्वान को फिर एक टाइम लिमिट मिलती है, जो कि होती है 14 दिन की, जिसके अंदर इसे गेम डेवलप करके इस गेम को पब्लिश करना है। पर
इसे गेम डेवलप करना आता ही नहीं है। तभी इसका बेस्ट फ्रेंड मायांग यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये इसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या एक गेम को डेवलप करना वो भी 2 हफ्ते के अंदर, ये इम्पॉसिबल है क्या? मायांग इसे बताता है ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, और वो इसे एक साइट के बारे में बताता है जिसका नाम इसरो होता है, जिसकी मदद से ये किसी भी तरह के गेम को बना सकता है। और हाँ, इस साइट में ये सिर्फ बेसिक गेम बना सकता है और क्वान को इसी की जरूरत होती है। ये फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किस तरह का गेम बनाए, और काफी देर सोचने के बाद ये कार रेसिंग को चुनता है जो कि 20,000 की होती है, और वो इसे खरीद देता है और इस गेम को डेवलप करने लग जाता है। ये यहाँ पे कस्टमाइज कर देता है इस गेम को, जिसमें इस गेम को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। जैसे कि किसी यूजर को अगर ये गेम कंप्लीट करना है तो उसे करीब इस गेम में 8 घंटे बिताने पड़ेंगे, और इसी के साथ ये रोडो को भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। और इस गेम का प्राइस ये 1 युआन रखता है ताकि लोग इसे खरीदे ही ना। युआन फिर काफी देर बैठने के बाद इस गेम को बना लेता है, और इस गेम से ये काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है ये गेम लॉस में जाने वाला है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं क्वान को, जो कि ये चेक कर रहा होता है कि उसके गेम को किसी ने डाउनलोड किया है कि नहीं, और ये देखता है इसकी गेम को अब तक किसी ने डाउनलोड नहीं किया होता है, जिससे इसने एक भी प्रॉफिट नहीं कमाया होता है। इससे ये काफी खुश होता है, ये सोचता है वो 50,000 अब इसके होंगे। उतने में यहाँ पे इसके कुछ दोस्त आ जाते हैं जो कि इन्हें कहते हैं कि चलो गेम खेलते हैं। यहाँ पे सभी लोग एग्री करते हैं, पर क्वान इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि वो कल रात को ठीक से सोया नहीं था, इसी वजह से वो सो जाता है। मायांग यहाँ पे क्वान से पूछता है कि कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं, पर क्वान कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल क्वान इस एनवायरनमेंट पे काफी खुश होता है क्योंकि जब ये ग्रेजुएट हो गया था उसके बाद इसने यहाँ पे ऑफिस में काम करके काफी सारे गेम खरीदे थे, पर उसके बाद भी ये खुश नहीं था। पर इस लाइफ में ये अपने दोस्तों के साथ है, और जैसे ये 50,000 कमाएगा उसके बाद ये अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए गेम्स खरीदेगा और ये खेलता रहेगा, और उसी के साथ ही सब पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि एक फन ट्यूबर है, और वो यहाँ पे गेमिंग के ऊपर अपना रिव्यू देता है। वो यहाँ पे गेम्स खेलता है, उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखता है और उसके बारे में दूसरों को रिव्यू देता है। पर अब काफी समय हो चुका था कि इसकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं गई है, इस वजह से इसकी यहाँ पे स्पॉन्सर भी नहीं आते, तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता है। ये बस किसी ना किसी तरह अपनी एक वीडियो को वायरल करना चाहता था ताकि वो उससे पैसे कमा सके। तभी यहाँ पे इसे क्वान की लॉनी डेजर्ट रोड दिखती है, और ये इस गेम को डाउनलोड कर लेता है। ये सोचता है कि अगर ये गेम अच्छा निकला तो इसके ऊपर वीडियो बना के ये काफी सारे पैसे कमा सकता है। ये फिर क्वान का इस गेम को डाउनलोड कर लेता है और इसे खेलने लग जाता है, पर हर बार ये यहाँ पे आउट होने लग जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये गलत क्या कर रहा है। इस चीज से ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ये काफी घंटों से इसी गेम को खेल रहा होता है, पर बार बार ये इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता है, और उसी के साथ 3-4 घंटे खेलने के बावजूद ये इस गेम को पूरा नहीं कर पाता। ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है ये गेम को डिलीट कर देगा। तभी इसके स्क्रीन के सामने कुछ लिखा हुआ होता है, जो कि होता है क्या तुम पता लगाना चाहते हो कि फिनिश लाइन की दूसरी ओर क्या है, जिससे ये थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और इस गेम को थोड़ा कंफर्टली खेलने लग जाता है और इस पे थोड़ा ध्यान देने लग जाता है, और किसी तरह ये इसे मास्टर कर लेता है। ये अपने मन को किसी तरह शांत करके इस गेम को खेलने लग जाता है, और पूरे 8 घंटे और 45 मिनट के बाद ये इस गेम को कंप्लीट कर देता है। इस गेम को कंप्लीट करने के बाद इसकी आंखों से आंसू होते हैं और उसी के साथ ही खुश भी होता है, और ये सोचता है कि आखिरकार अब ये गेम इसे क्या रिवॉर्ड देने वाला है फिनिश लाइन को पूरा करने के लिए। पर उस गेम में लिखा था कि कांग्रेट्स, तुमने अपनी जिंदगी के 8 घंटे वेस्ट कर दिए। इस चीज से ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शॉक में भी होता है। हमें फिर अगले दिन क्वान को यूनिवर्सिटी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे रिचर्ड से पूछते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार अब तक मेरे गेम ने कितना प्रॉफिट बनाया है। रिचर्ड से बताता है कि कुछ ही लोगों ने अब तक इसकी गेम को डाउनलोड किया है और इसका प्रॉफिट अब तक सिर्फ 367 युआन का हुआ है, जो कि काफी कम होता है, और ऐसे ही चलते रहा तो ये 50,000 इसके होंगे। तभी ये 2 लोगों की बात सुनता है जो कि उसी फन ट्यूबर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने इसकी गेम के ऊपर रिव्यू दिया होता है, और जैसे ये लोग यहाँ पे 8 घंटे वाले लंबे गेम के बारे में बात करती है, ये समझ जाता है ये इसी का गेम है जिसे अब करीब 8,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया होता है। ये समझ जाता है इसने अगर मौके पे कुछ नहीं किया तो ये सारे पैसे को हार जाएगा। ये फिर अपने डॉम के यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे अपने गेम्स के रिव्यू पढ़ता है, जो कि काफी बुरे होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। उतने में माइंग यहाँ पे उसे उस फन ट्यूबर की वीडियो दिखाता है जिसने इसके गेम के ऊपर रिव्यू दिया होता है, और ये उसी वीडियो को देख रहा होता है, और ये वीडियो वायरल चली गई होती है, जिस वजह से सभी लोग इसके लॉनली डेजर्ट गेम को एक बार ट्राई करके देखना चाहते थे, क्योंकि आपको पता सभी के अंदर कीड़ा होता है, जो चीज करने के लिए उन्हें मना किया जाता है लोग वही करते हैं। इस फन ट्यूबर ने इस गेम को काफी घटिया रिव्यू दिया होता है, पर फिर भी लोग यहाँ पे इसे डाउनलोड कर रहे होते हैं। माइंग फिर से कहता है कि चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, पर ये चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम करना है। क्वान इतनी ज्यादा पब्लिसिटी देख के ये सोचता है कि इस गेम को बुरा भला कहेगा, जिस वजह से लोग यहाँ पे इस गेम को खेलना ही छोड़ देंगे, पर वो फिर सोचता है इसके कमेंट करने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी में इस गेम को खेल रहे हैं, वरना ये गेम तो सबसे ज्यादा घटिया है। कुछ देर के बाद मायांग भी उस गेम को खेल लेता है, जिसे खेलने के बाद ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वो कहता है ये गेम सिर्फ एक स्कैम के अलावा कुछ नहीं है, सचमुच ये काफी घटिया गेम है, पर ये इस गेम को क्वान को भी ट्राई करने के लिए कहता है। क्वान इस चीज के लिए मना कर देता है। ये फिर अपने सिस्टम की तरफ देखता है, जहाँ पे इसके पास सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं अपने गेम को लॉस करवाने के लिए,
पर ये समझ चुका होता है इसके हाथ से अब बात निकल चुकी है, अब वो 50,000 युआन इसके कभी भी नहीं हो सकती है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते एक बड़ी कंपनी के यहाँ पे, जहाँ हम देखते एक हॉट सी सिक्योरिटी को। इसकी बॉस को क्वान की गेम के बारे में पता चल चुका होता है, तो वो उसे कहता है इस गेम को खरीद लो। पर इसकी सेक्रेटरी से समझाती है इससे हम बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं करने वाले, तो इसे एक्वायर करने से कोई फायदा नहीं है। ये इसे बताता है कि उससे प्रॉफिट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वो अपने मार्केट में मोनोपोली चाहता है बस। इसकी सेक्रेटरी फिर से सड्यूस करके समझाने लग जाती है कि इस गेम को एक्वायर करने से कोई फायदा नहीं है, पर इसका बॉस इसे फायर कर देता है और कहता है कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। हमें फिर कुछ समय के बाद क्वान को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिस्टम में देखते हैं कि इसने 2 हफ्ते के अंदर कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, जो कि होता है 70,000 युआन का। इसका मतलब इसकी कंपनी अभी प्रॉफिट में है और 1% के हिसाब से इसके पास 907 युआन आए हैं, जिससे ये थोड़ा उदास हो जाता है। इसका सिस्टम इसे बताता है कि अब इसने इतने पैसे कमा लिया है तो सेकंड राउंड शुरू कर सकते हैं, जो कि है 3 लाख युआन का। पर रिचर्ड इसे ये भी बताता है कि हर एक राउंड के बाद जो इसका फंड है वो बढ़ता जाएगा और ये इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये फिर सोचता है कि अगर ये 3 लाख युआन हार जाए तो इसके पास काफी सारे पैसे होंगे जिससे काफी कुछ कर सकता है। पर 3 लाख युआन काफी ज्यादा होते हैं, जिसे खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो भी 30 दिन के अंदर, तो बहुत ही मुश्किल है। युआन फिर अपने डॉम के यहाँ पे आ जाता है और ये काफी उदास होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ 700 युआन होते हैं। पर ये सोचता है कि अगर ये इस बार 3 लाख युआन हार गया तो ये एक यूजलेस पर्सन की तरह अपनी जिंदगी बिता सकता है। तभी मायंग क्वान को यहाँ पे गेम खेलने के लिए बुला लेता है और पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है। पर बाद में क्वान इन सभी के साथ गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है और ये सब के सब यहाँ पे गेम खेलने लग जाते हैं। पर मायंग की वजह से ये सभी लोग इस गेम को हार जाते हैं और सभी लोग इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। पर मायंग इसका दोषी क्वांग को ठहराता है क्योंकि वो इनके स्क्वाड का प्रो प्लेयर है और वो शुरू में ही मारा गया था। पर ये इसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब उसकी गलती है और जब भी वो इनके साथ होता है ये लोग हार ही जाते हैं। तभी क्वान को एक आइडिया आता है और वो सोचता है वो इसकी मदद से अपने गेम में लॉस करवा सकता है। ये फिर मायंग को कहता है कि तुम वही पर्सन हो जिसे मैं काफी सदियों से ढूंढ रहा था। मायंग इसकी बात समझ नहीं पाता, पर जब ये लोग अगले दिन यूनिवर्सिटी में होते हैं तो क्वान इसे काफी घटिया नजरों से देख रहा होता है। इस वजह से ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और जब ये लोग कैफेटेरिया में होते हैं तो क्वान इसके काफी करीब आ जाता है। ये देख के सभी लोगों को काफी अजीब लगता है और वो सोचती है कि इस तरह के वियर्ड इंसान है। आखिर में मायंग गुस्सा करके इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। क्वान इसे कहता है कि मुझे तुम चाहिए और ये इसका हाथ पकड़ लेता है। इस चीज से सभी लोगों को काफी अजीब फील आ रही होती है। मायंग सोचता है ये इससे जितना दूर रहे उतना ही बेहतर रहेगा, इसकी संगत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये यहाँ से भागने लग जाता है। पर क्वान इसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे एक जगह घेर लेता है। मायंग फिर उसे फाइनली पूछ लेता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहिए, सीधे सीधे बता दो। क्वान इसे कहता है कि मुझे लॉनली डेजर्ट की तरह एक बढ़िया गेम बनानी है। इसे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमें गेम बनाना बिल्कुल भी नहीं आता और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये फिर से बताता है कि मेरे पास 3 लाख युआन है और मैंने ही लॉनली डेजर्ट रोड को बनाया है। इसकी ये बात सुन के मायंग इस चीज के लिए एग्री कर जाता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वर्क करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर आखिरकार मुझे करना क्या है। क्वान से कहता है मैं तो तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर हाँ एक चीज है, इसके बारे में किसी को मत बताना कि हम एक गेम को डेवलप करें। ये कहता है कि ठीक है। मायंग फिर यहाँ से चले जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिरकार ये गेम कैसे बना सकते हैं। क्वान इसे रोकने की कोशिश करता है पर मायंग यहाँ पे काफी सारी बुक ले आता है जिससे ये लोग गेम को बना सकते हैं। पर क्वान इसे समझाता है कि हमें इन बुक की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम इसरो की मदद से अपने गेम को बना सकते हैं। पर हाँ, तुम जितनी मेरी मदद करोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। मायंग फिर यहाँ पे उस बुक को पढ़ने लग जाता है, पर थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो उसे रख के यहाँ पे सो जाता है। पर क्वान इस चीज के ऊपर काफी खुश होता है क्योंकि उसे एक ऐसी पर्सन चाहिए जिसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना किया जा सके। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान किसी गेम को चुनने लग जाता है ताकि वो उसे बना के पब्लिश कर सके। पर यहाँ पे जितने भी गेम्स होते हैं वो काफी कम रेंज के होते हैं और अगर इनमें से इसने किसी को खरीद लिया तो ये 3 लाख युआन को ठीक से उड़ा नहीं पाएगा। तो ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किस तरह के गेम को चुने। बाद में एक मोबाइल गेम को चुनता है जो कि होता है कार्ड गेम, जिसे काफी कम लोग खेलते हैं और लोग उसे डाउनलोड करने में थोड़ी हिचकिचाएंगे क्योंकि मोबाइल यूजर काफी ज्यादा कंजूस होते हैं। और ये उस गेम को खरीद लेता है जिससे ये काफी खुश होता है और कहता है कि मैं एक और महान गेम बनाने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे मायंग आ जाता है जो कि कहता है इन चीजों को तुम यहाँ पे इतने महंगे में क्यों खरीद रहे हो जबकि तुम इन्हें सस्ते में खरीद सकते हो। पर असल में तो क्वान इतने महंगे में इन चीजों को खरीद रहा होता है ताकि वो यहाँ पे अपने पैसे स्पेंड कर सके, वरना ये 3 लाख कैसे स्पेंड करेगा इनके ऊपर। ये फिर से बहाना मारते हुए कहता है कि मैं एक बेस्ट कार्ड गेम बनाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं बेस्ट चीज खरीद रहा हूँ अपने गेम के लिए। क्वान फिर कंपनी के फंड से यहाँ पे मायंग को डिनर कराने के लिए ले आता है, जिस चीज से मायंग यहाँ पे काफी खुश होता है। तभी क्वान इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी स्टोरी को रीराइट करो। मायंग इसे बताता है कि खुद की स्टोरी बनाना काफी रिस्की हो सकता है इन्हें इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉफिट ना हो। और जिस गेम को इसने खरीद रखा है वो है 3 किंगडम, जिसका नाम पहले से ही बना हुआ है। ये इसे कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आखिरकार हम बड़े बड़े इनोवेशन कैसे करेंगे। और ये मायंग को खुली छूट देता है कि ये स्टोरी लाइन के साथ कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे अपने दोस्तों के मुताबिक काफी अलग अलग चीजें बनाने लग जाता है। क्वान फिर मायंग को पकड़ते हुए कहता है
लगता है कि वो एक जीनियस है और वो उसके साथ उसे फ्री में काम करने नहीं दे सकता। इसी वजह से वो उसे पर डे 3000 यूएन देने का वादा करता है। वहीं पे हमें उस आदमी के नए सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि इसे बताता है उनकी जो कंपनी है वो 3 किंगडम्स में काम कर रही है, पर उस गेम को अब ज्यादा लोग नहीं खेलते, तो उस गेम को एक्वायर करने का कोई फायदा नहीं है। ये फिर इसे बताता है ये टेंगड़ा टेक्नोलॉजी को काफी समय से मॉनिटर कर रहा है, वो एक नई कंपनी है जिसने सिर्फ अब तक एक ही गेम को पब्लिश किया है। ये आदमी फिर अपनी पुरानी सेक्रेटरी का नाम लेके कहता है कि लगता है वो हमारी अटेंशन ग्रैब करना चाहती है, पर इसका नया सेक्रेटरी अपना नाम बताते हुए कहता है कि उसने अपने पुराने सेक्रेटरी को फायर कर दिया है। पर इसकी इस बात से इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो इस आदमी को भी यहाँ पे फायर कर देता है। सीन फिर कुआन के आ जाता है जहाँ पे ये मायंग की राइटिंग को देख के समझ चुका होता है कि इसका जो गेम है ये काफी बकवास बनने वाला है और इस बार ये 3 लाख युआन कमा के रहेगा। ये फिर ऑनलाइन कुछ आर्टिस्ट को ढूंढने लग जाता है ताकि वो इसकी स्टोरी के हिसाब से कुछ नए कैरेक्टर्स को बना सके। वो यहाँ पे सबसे रोके आर्टिस्ट को ढूंढता है ताकि वो उसकी ड्राइंग को खराब कर सके और उसका गेम और भी खराब हो सके। ये यहाँ पे एक लूजर पे नाम के एक यूजर को ढूंढता है जो कि काफी घटिया ड्राइंग बनाता है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू हो जाती है, इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। इस कहानी में मैंने टोटल 3 एपिसोड एक्सप्लेन किया। आपको कहानी कैसी लगी कैसी नहीं प्लीज गाइस कमेंट बताना मत भूलना। और हाँ, अगर आप ये कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा इस वीडियो में। आपको एनिमी के स्टाइल से पता चली गया होगा ये चाइनीज एनिमी है, तो हाँ गाइस ये थोड़ा रिस्की मामला है और मैं आपको चैनल पे ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो गाइस प्लीज इसे सपोर्ट दिखाइए। मुझे नहीं पता इस पे स्ट्राइक आएगी कि नहीं, मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, अगर ना ही है तो ही बेहतर है। बस हाँ, अगर आपको इसे कंटिन्यू करना है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ, यहाँ से जो है ये मैं एक रॉ बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी जिंदगी के हाल बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे वीडियोस बना के बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पा रहा। तो गाइज यार जितने भी आप प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए वीडियो में, थोड़ा कमेंट कर दीजिए और थोड़ा प्लीज रीच बढ़ा दीजिए वीडियो की। बस इतना ही कहना था।